नमस्कार साथियों, मैं अंजनेब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे आनंद सर जो कि हमारे डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने पिछले वीडियो में उन्होंने कुछ दिन पहले टॉप 100 बैच का लॉन्च किया था। उस टॉप 100 बैच जो था वो एमपीपीएससी प्री और मेंस में जो 2020 के लिए है उसमें था, जिसमें हम प्री से लेकर इंटरव्यू तक के लिए आपको सारी तैयारी करवाएंगे। और उसी तैयारी के तहत आज हम उसी तैयारी में जो आगे चल रहे हैं उसमें हम आज बात करेंगे किसकी, ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर मैं बात करूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एमपीपीएससी का जो 2020 का आपका सिलेबस है उसमें ई गवर्नेंस को आपको प्री में, मतलब कि ई शासन को प्री में भी रखा गया है, और उसके बाद ई शासन का जो टॉपिक है वो आपके मेंस में भी यूनिट 3 में रखा गया है। मतलब कि यदि मैं सिलेबस में बात करूं तो यूनिट 7 में रखा गया है यूनिट 9 में आपका रखा गया है ये प्री में, और यूनिट 3 में रखा गया है ये आपके मेंस में। मतलब कि ये जो टॉपिक है वो आपके प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी में मैं जो आपको ये ई शासन का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, इस पूरे टॉपिक में मैं प्री के भी कॉन्सेप्ट और प्लस मेंस के, मतलब मैं इसमें फैक्चुअल की क्या क्या चीजें बन सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद मेंस में भी इसमें क्या क्या जानकारियां हैं, वो सारी जानकारियों को एक साथ एक क्रम में बताऊंगा और इस टॉपिक को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। ई शासन में जब बात आ जाती है तो ई शासन को हम पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हम ई शासन में क्या क्या चीजों को कवर करेंगे और किस तरीके का हमारा एक रोड मैप होगा। उस रोड मैप में हम क्या क्या चीजें डिस्कशन करेंगे। देखने में तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिख दिया उन्होंने पेपर में, ई शासन। अब उन्होंने ई शासन एक छोटा सा वर्ड तो लिख दिया, लेकिन अगर हम ई शासन की बात करें तो ये अपने आप में ही एक पूरा का पूरा चैप्टर है। और इस चैप्टर के यदि हम रोड मैप की बात करें तो उस रोड मैप में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले ई शासन और उसका परिचय, कि ई शासन होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, किस प्रकार से जरूरत पड़ी और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जिसके तहत हम ई शासन में ध्यान देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला डिस्कशन होगा ई शासन में, तो हम ये देखेंगे कि जो ई शासन हमारा है वो भारत में किस प्रकार से चल रहा है। भारत में अगर भारत की बात करो तो भारत में इसको किस प्रकार से अपनाया गया, क्या क्या इसमें रोड मैप बनाए गए, क्या क्या चीजें की गई, उनके बारे में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला जो डिस्कशन होगा तीसरी बात पे फिर हम ई शासन की बात करेंगे, कहां पर, मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में हमारा जो ई शासन है वो ई शासन किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, या मध्य प्रदेश ने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं ई शासन को बनाने के लिए, इसको सुव्यवस्थित सुगठित करने के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पर हम आएंगे और ई शासन में भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी, डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन। और फिर हम चर्चा करेंगे इसी ई शासन के चैप्टर में कि डिजिटल इंडिया मिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस प्रकार से था, क्या क्या योजनाएं थी इसमें, क्या क्या चीजें करने को था, कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार द्वारा जितने भी अभी करंट में वेब पेजेस यानी कि वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन, जितने भी वेब पोर्टल और एप्स लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एप्स, कौन कौन से वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपके यूनिट 3 में, मेंस के यूनिट 3 में भी दिया गया है अलग से, ई शासन के अलग से, कि जरूरी सोशल नेटवर्किंग साइट, वेब पेजेस और एप्लीकेशन। तो जहां पर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात नहीं करेंगे, यहां पर जो भारत सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं में उन्होंने जो जो चीजें की हैं उन सारी चीजों के बारे में, कि खासकर किस योजना में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, कौन से एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं,
कि उन एप्लीकेशन का यूज किया है, किस प्रकार से कौन से मंत्रालय ने उसको लॉन्च किया है। करने को तो भारत सरकार ने लॉन्च किया, पर किसी ना किसी मंत्रालय के अंतर्गत तो वो होगा, तो वही सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो ई शासन का रोड मैप है, जो कि आनंद सर ने अभी टॉप 2020 में एक्सप्लेन किया था, बताया था कि हम इस टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ेंगे। जब वो स्ट्रेटेजी लेकर आए थे और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग एक बैच भी लॉन्च किया था, उसी बैच में हम ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसी बैच के अंदर, और उसी में हम इसकी भी बात कर रहे हैं कि ई शासन तो हमारा जो रोड मैप होगा, मतलब कि ई शासन चैप्टर में हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे और क्रमशः एक वीडियो, 2 वीडियो या 2 से 3 लेक्चर में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि इसके लिए मुझे 4 लेक्चर भी लग जाए, हो सकता है ये चीजें 3 लेक्चर में भी खत्म हो जाए, पर हम इसको बड़े आराम से, बड़े ध्यान से चीजों को एक एक बारीकियों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे प्री में होता तो हम सिर्फ इसमें फैक्चुअल बात करते और निकल जाते, सिर्फ हम तथ्यात्मक चीजों पर ध्यान देते और आगे बढ़ जाते, हम छोड़ देते। लेकिन अब जब यह टॉपिक हमारे मेंस में भी दे दिया गया है, तो हमें तथ्यात्मक बातों के साथ साथ चीजों की गहराई, मतलब इसके अंदर छुपी हुई गहराई, एक एक टेक्निकल पार्ट को भी समझना जरूरी है। वैसे तो मैं कहूं तो ई शासन जो होता है वो एक टेक्निकल पार्ट से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसमें चीजें टेक्निकल होती हैं पर उतना पूरा टेक्निकल इसमें नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आपके मैनेजमेंट पर भी निर्भर करती हैं। बात सिंपल सी है कि जब हम किसी भी शासन को हम मैनुअली करते हैं, अब यहां पर हम उसको डिजिटल रूप में करेंगे, वही सारी चीजें। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपने रोड मैप देख लिया कि हम किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे, और अब उसके बाद हम आज की पहली बात करते हैं ई शासन और उसका परिचय, कि आखिर ई शासन होता क्या है। ई शासन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ई शासन की अगर हम बात करते हैं तो ई शासन का मतलब क्या हुआ, ई गवर्नेंस। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस की बात आती है तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, और जी से हो गया गवर्नमेंट। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आप एक रूल्स, एक नियमों, एक उसके स्ट्रक्चर के थ्रू किसी भी चीज का मैनेजमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बैंक में जाते थे, ई गवर्नेंस आने से पहले जब आप बैंक में जाते थे तो बैंक में क्या होता था, आप गए, आपने पर्ची भरी, जमा पर्ची भरी, या आपको पैसे निकालना है तो आपने जमा पर्ची भरा, यदि आपको पैसे जमा करना है तो आपने जमा पर्ची भरा, और अगर आपको पैसे निकालने थे तो आपने क्रेडिट वाली पर्ची भरी। अब आप उसको लेकर लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद आपने क्या किया, उसको कैशियर को दिया, कैशियर ने उस पर चेक किया, आपकी पासबुक ली, चेक किया, फिर उसने उस अकाउंट नंबर के हिसाब से रजिस्टर खोला और रजिस्टर में चेक किया कि जितना पैसा आपने मांगा है क्या उतना पैसा बैंक में जमा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, आपके पैसे अगर उतने हैं आपके अकाउंट में तो फिर उसने वेरीफाई किया, उस पर एंट्री किया और फिर उसके बाद आपको वो पैसे दिए। तो प्रोसेस क्या हुआ कि पैसा निकालना एक बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाता था, तो जमा करना और निकालना वहां पर कठिन था। लेकिन अगर हम आज का परिवेश देखें तो आज हम क्या करते हैं, मोबाइल पर जाते हैं, एप्लीकेशन खोलते हैं, सीधे हमने अपना अकाउंट नंबर डाला, हमें कितने पैसे चाहिए, उतने पैसे यदि हमें किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना है तो हमने अमाउंट डाला और सीधे ओके कर दिया। अब पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। अगर हमें पैसे निकालना है तो हम एटीएम में गए, कार्ड लगाया, पिन नंबर डाला और सीधे हमें पैसे, तो 2 सेकंड में जिस चीज के लिए हमें 3 से 4 घंटे लग रहे थे, अब वो चीज हमें कितने मिनट में मिल रही है, 2 मिनट में मिल रही है। उसी तरीके से जब सरकार की कोई योजनाएं आती थी तो वो योजनाएं ऊपर से तो बता दिया गया। अब क्या होता था, जो ग्रामीण परिवेश के लोग थे, जो छोटे लोग थे, उन्हें पता तो योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता था कि उनके लिए कोई योजनाएं आई हैं। अब वो योजनाएं वहां से तो बन गई,
हमारे पास सरकार ने बना दिया, सरकार ने अनाउंस भी कर दिया, पर ग्रामीण परिवेश को नहीं पता, उन ग्रामीण लोगों को नहीं पता जो टेक्नोलॉजिकली रूप से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं, जो उन्हें पढ़ना भी नहीं आता, जिन्हें लिखना भी नहीं आता, वो सिर्फ रेडियो के भरोसे बैठे थे, या ये कह लो कि इतने गरीब थे कि उनके पास रेडियो भी नहीं था। तो जब उनके पास इतनी सारी चीजें नहीं थी तो वो उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। अब योजनाओं के बारे में पता नहीं चलेगा तो लाभ नहीं उठाएंगे, तो बीच में बैठे बिचौलिए ही उस पैसे को खा जाते थे। तो इसीलिए हमारा देश तरक्की से पीछे था। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई जिसमें हम क्या करें कि सारी योजनाओं को, सारी चीजों को, सारी सेवाओं को हम आम जन तक पहुंचा सकें। उसके लिए हमने एक माध्यम तय किया, और उस माध्यम मतलब सरकार और जनता के बीच में जो दूरियां थी, उन दूरियों को कम करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से एक माध्यम लेकर आए, और वही माध्यम क्या कहलाया, ई शासन कहलाया, एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो शासन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट करना एक नियमों के आधार पर किसी चीज का। तो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी गवर्नमेंट को मैनेज करना मतलब सारा काम डिजिटल रूप में हो जाए, हमें सरकार और जो पब्लिक है, सिटीजन है, उनके बीच की जो दूरी थी उसको कम कर दिया जाए। अब दूसरी बात मैं करूं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो आप और मुझसे जुड़ा हुआ है। जब हम पहले तैयारी करते थे और हम किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते थे, तो हमें एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए पहले साइबर कैफे जाना पड़ता था, उस एग्जाम के फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना पड़ता था, फिर हम उस फॉर्म को भरते थे। उस फॉर्म को भरने के बाद फिर हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट और बाकी चीजें लगाते थे, अटेस्टेड करवाते थे, फिर उसको हम क्या करते थे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट करते थे एड्रेस पे। अब इतनी लंबी प्रोसेस करने में हमें एक फॉर्म भरने में करीब 3 से 4 दिन लगता था, और उसके बाद वो फॉर्म सेंटर तक जहां पे हमें भेजना है वहां तक पहुंचने में कितना समय लग जाता था, 4 से 5 दिन। मतलब एक फॉर्म को भरने में हमें 10 दिन लगता था। तो अब क्या होता था, इससे बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या था, दिक्कतें थी। आज की डेट में हम क्या करते हैं, हमारे पास वेब पोर्टल होता है, वेब पेज होता है, हम उसको खोलते हैं, खोलने के बाद उसमें हम अपनी सारी डिटेल भरते हैं, सबमिट करते हैं, फीस भरते हैं, और वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, और हमारा फॉर्म जो कि 10 दिन में भर रहा था, वो फॉर्म हमारा 10 से 15 मिनट में भर रहा है। तो जो दूरियां थी, जो टाइम का गैप था, जो समय का, जो आपका डिस्टेंस का गैप था कि हमें यहां से फॉर्म वहां तक भेजना था, उन दूरियों को उसने क्या किया, इस ई शासन ने कम कर दिया। तो ई शासन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी जानकारी या किसी भी गवर्नमेंट को चलाना या मैनेज करना क्या कहलाता है, आपका ई शासन कहलाता है। अब ई शासन में हमारी चीजें इतनी तो समझ में आई कि ई गवर्नेंस होता क्या है। तो जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली रूप में किसी भी गवर्नमेंट को चलाना या किसी भी काम को करना, अब जरूरी नहीं है कि हम सरकार ही चलाएं, यहां पर किसी भी योजना को भी अगर हम ऑनलाइन मैनेज करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप लेने के लिए पहले क्या होता था, हमें कॉलेज जाना पड़ता था, बाकी चीजें करनी पड़ती थी, फिर कॉलेज से हमारे चेक आते थे, फिर उस चेक को हम बैंक में लगाते थे। आज क्या होता है, आज हम बाकी काम ऑनलाइन सारा कर देते हैं, और फिर हमारे में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि डायरेक्ट सरकार के खाते से हमारे खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। हमें चेक लेने नहीं जाना पड़ता, हमें उस चेक को लगाना नहीं पड़ता, हमारे समय में हमारी स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये भी हुआ। दूसरी बात, अब जो लोग ग्रामीण परिवेश में थे, उन ग्रामीण परिवेश के लोगों को हमने डिजिटली रूप से नीतियों का छोटे छोटे कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर CSC ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर हमने उन्हें जानकारी देना शुरू किया कि सरकार आपके लिए ये योजनाएं चला रही है, आप इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हो, और न्यूनतम मूल्य पर उन्हें ये जो वो दिए जाने लगे, उनको न्यूनतम मूल्य पर ये सारी सेवाएं देने लगे। तो यही सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें आप अपने डेली लाइफ, निजी जीवन में देखते हो, जो आप करते हो, आप भी उपयोग करते हो इस शासन का,
तो वही सारी चीजें क्या हैं, ई शासन कहलाई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ग्राहक जो आपका शिकायत पोर्टल होता है, क्या होता था पहले अगर हमें किसी से शिकायत करना हो तो हमें बहुत चक्कर लगाना पड़ता था, चाहे वो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, अधिकारी हो, किसी के लिए हो। आज हमारे लिए एक पोर्टल बना दिया गया है, हम उस पोर्टल पे जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, 24 घंटे के अंदर उस शिकायत का निराकरण होता है। अगर शिकायत बहुत बड़ी है तो 7 से 8 दिन या महीने भर लग जाते हैं, लेकिन आपकी शिकायत का निराकरण हो जाता है। तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक रूप से किससे जुड़ गए, सरकार से जुड़ गए। मतलब सरकार और आम जनता के बीच का जो बहुत सारा गैप था, उस गैप को कम कर दिया गया, और उस गैप को कम करने में सहायता किसने की, सहायता की ई गवर्नेंस ने। और अगर मैं आपको और भी बताऊं तो ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले यूरोपीय कंट्रियां लेकर आई थी, और यूरोपीय देश जो लेकर आए थे सबसे पहले इसको कि पूरा शासन डिजिटली रूप में हो, पब्लिक को शासन में शामिल किया जाए इलेक्ट्रॉनिक रूप से। उसके लिए जो था, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले किसको कौन लेकर आए थे, यूरोपीय देश इसको लेकर आए थे। उसके बाद आज की डेट पे पूरा विश्व इसको फॉलो करता है। अब अगर मैं यहां पर चीजें समझ में आ चुकी तो मैं चलता हूं और आपको डेफिनेशन बताता हूं कि ई शासन होता क्या है। तो ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, और जी का मतलब हो गया गवर्नेंस, मतलब डिजिटल रूप में शासन करना क्या कहलाता है, ई शासन कहलाता है। ये एक सिंपल भाषा थी। अब मैं आपको दो डेफिनेशन बताता हूं, एक डेफिनेशन जो मैंने लिखी है और एक डेफिनेशन जो हमारे डायरेक्टर सर आनंद सर के द्वारा लिखी गई है। उन दोनों डेफिनेशन में से आपको पेपर में जो डेफिनेशन जितने नंबर के आए आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो पहली बात, जिसका तात्पर्य ई गवर्नेंस, जिसका तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके सरकारी सुविधाओं जैसे स्कॉलरशिप, हस्तांतरण, ई टेंडर, ई लर्निंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इत्यादि का उपयोग करके लोगों तक पहुंचाना। तो ये सारी चीजें जो सरकारी सुविधाएं हैं, उन सरकारी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जितनी भी सेवाएं, जितनी भी आपकी योजनाएं, जितना भी आपकी चीजें चल रही हैं, उनको लोगों तक, आम जन तक पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस कहलाता है। अब दूसरी जो हमारे आनंद सर ने जो डेफिनेशन दी थी, वो डेफिनेशन क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी के समुचित, सारगर्भित और लक्ष्य केंद्रित प्रयोग से शासन के कार्यों का क्रियान्वयन, संचालन और प्रबंधन करना क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। मतलब कि सूचना और प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रयोग करके समुचित, सार्वगर्भित और लक्ष्य केंद्रित प्रयोग से शासन के कार्यों का क्रियान्वयन करना, उनका संचालन करना, उनका प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। और यही हमारे लिए ई गवर्नेंस की डेफिनेशन थी। तो आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब यह क्या होता है, दूसरी बात यदि मैं करूं तो यह सरकारी विभाग और उसकी जितनी भी एजेंसियां हैं, सरकारी विभाग हो गए और उसकी जितनी भी एजेंसियां हैं को आम जन तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। मतलब आम लोगों को तक पहुंचाने का मतलब, वही जो मैंने कहा कि जो सरकार और आम जन थे उनके बीच जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, बीच में जो बिचौलिए बैठे हुए थे, जो कि उनके काम करने के लिए उनसे कुछ ना कुछ चीजें लेते थे, तो उन सरकार और आमजन के बीच की जो दूरी थी उसको कम करने के लिए हम क्या लेकर आए, एक माध्यम लेकर आए, और वही माध्यम क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बना। अब अगर हम बात करें तो किसी भी काम को, जब भी हम किसी योजना को बनाते हैं तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ उद्देश्य रखते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि आप एमपीपीएससी की 2020 की तैयारी कर रहे हो, तो आपका एक उद्देश्य होगा, एक लक्ष्य होगा, और उस लक्ष्य के लिए आप लगे होगे। आपका लक्ष्य होगा कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं या डीएसपी बनूं। तो आप उस लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हो, पढ़ रहे हो, चीजें कर रहे हो,
एक स्ट्रक्चर, एक पूरे प्लानिंग के साथ लगे हुए हो। तो वही चीज है कि जब ई शासन को भी बनाया गया तो ई शासन के कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहे होंगे और उन उद्देश्यों का उनको क्या करना रहा होगा, पालन करना रहा होगा। तो उन्होंने जो ई शासन को बनाया उसके कुछ उद्देश्य थे और अब हम आगे उन्हीं उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। एक मिनट मैं ये रफ कर दूं, फिर हम उद्देश्य पे चर्चा करते हैं। और दूसरी बात, ई शासन से रिलेटेड जितना वीडियो है वो आप यहाँ से लेक्चर्स में जो मैं समझा रहा हूँ वो आप यहाँ से पढ़िए। और उसके बाद आपको टॉप 100 जो बैच का टेलीग्राम चैनल है जो सर ने बना दिया है, उसके अलावा अंजने_ रक्षा एकेडमी नाम का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें इसके नोट्स डल जाएंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने लिखे हैं ई गवर्नेंस पे, वो सारे नोट्स आपको वहां पे प्री और मेंस दोनों के हिसाब से मैंने लिख दिया है, वहां पर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। आप प्रिंट निकाल कर लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरी बात, अब हम चलते हैं उद्देश्य की बात करते हैं कि ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या होता है। तो जब ई गवर्नेंस की उद्देश्य होता है तो ई शासन के उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य साधारण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सरकार ने जो उद्देश्य बनाए थे ई गवर्नेंस को लाने के लिए, और ई गवर्नेंस लाने से उसके कौन कौन से उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होंगे, उस पे उन्होंने बहुत ही साधारण ऑब्जेक्टिव रखे थे, बहुत ही सिंपल। लेकिन वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव साधारण होते हुए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो कौन कौन से थे? पहला, सार्वजनिक या सरकारी अधिकारियों का व नागरिकों के मध्य संबंध स्थापित करना। मतलब कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं किसी ना किसी फील्ड में वो जो जुड़े हुए हैं, उनके और नागरिकों के मध्य जो संबंध स्थापित करना है, उसी संबंध स्थापित करने के लिए हमने ई गवर्नेंस बनाया। दूसरी बात, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरण का कामकाज। तो लोकतांत्रिक के सभी चरणों में, जैसे आपको शिकायत करनी है, शिकायत पोर्टल, आपको किसी चीज को चुनना है, जैसे बहुत सारी योजनाएं जब चलती हैं तो आपसे पोलिंग ली जाती है कि ये योजनाएं चलाने पे क्या हमें फायदा हो रहा है। उस योजनाओं का, जो योजनाएं चल रही हैं उनका रिव्यू भी लिया जाता है, आपसे उसमें बातें भी की जाती हैं। जैसे मैं बात करूं, मन की बात हो गई, बाकी चीजें हो गई। तो क्या हुआ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया लोकतांत्रिक रूप से जुड़ी हुई है, उसमें किसी भी सरकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण में आपसे शिकायत पोर्टल लॉन्च किया गया, रिव्यू सिस्टम लॉन्च है कि आपको जो योजनाएं दी जा रही हैं वो योजनाएं कितनी सही रूप से चल रही हैं, और अगर उन योजनाओं में कुछ सुधार है तो उसके लिए भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, लोकतांत्रिक जो चीजें हैं, उसके लिए भी उनको भी किस पे रखा गया, इस पे रखा गया कि आप बता सको कि चीजें कैसी चल रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सबसे जरूरी क्या था, एक शिकायत पोर्टल था और एक सुझाव पोर्टल था, जहां पर आप शिकायत कर सकते हो, और दूसरा क्या था कि आप सुझाव दे सकते हो कि इस योजनाओं में और ये चीजें की जाए तो बेहतर है। सरकार माने या ना माने, उसको करे या ना करे, पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि यदि आपको लगता है तो आप वहां पर जाकर शिकायत भी कर सकते हो, अपने सुझाव भी दे सकते हो उस योजनाओं के लिए। अगली बात करें तो सरकारी सेवाएं, जितनी भी सरकारी सेवाएं आपकी चलती हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे वो ई टेंडर हो, चाहे फिर वो ई लर्निंग हो, चाहे फिर वो आपका स्कॉलरशिप हस्तांतरण हो, चाहे फिर वो आपके कोई भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ, उज्ज्वला योजना या बहुत सारी योजनाएं जो चलती हैं, तो उन सभी योजनाओं को या उन सभी सेवाओं को जो सरकार आपको देना चाहती है उसको लोगों तक पहुंचाना। तो आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे साधारण लग रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें ई गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतनी सी बातें तो समझ में आ चुकी होंगी। अब जब ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ई शासन में ऐसी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं।
अब हम ई शासन के शाखाओं की बात करेंगे कि कौन सी ऐसी शाखाएं होती हैं जिसमें ई शासन वर्क करता है। मतलब कि ई शासन कहने को तो एक छोटा सा शब्द था, अब इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस रख दी गई, शाखाएं बना दी गई, और उन्हीं शाखाओं के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या होती है। तो अब अगर हम बात करें ई शासन की, तो ई शासन में जो हमारे लिए बनाई गई हैं ब्रांचेस, उन ब्रांचेस को डिस्कशन करते हैं कि ई शासन में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो ई शासन की जो ब्रांचेस हैं वो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ई शासन की शाखाएं। अब कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? पहली शाखा है ई एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ई प्रशासन। फिर ई सर्विसेज, ई सेवा। ई गवर्नेंस, ई शासन। और ई डेमोक्रेसी, मतलब ई लोकतांत्रिक। 4 शाखाएं होती हैं, प्रशासन, सेवा, शासन, लोकतांत्रिक। अब प्रशासन, सेवा, शासन और लोकतांत्रिक, इनमें अंतर क्या होता है? देखो, अगर मैं प्रशासन और सेवा को मिला दूं तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? ई शासन बनेगा। अब प्रशासन क्या होता है? आज की डेट पे, पहले क्या होता था, पहले यदि कोई काम होता था तो उस काम के लिए लेटर आपको बाय पोस्ट भेजे जाते थे। सारी चीजें बाय पोस्ट होती थी, कोई भी काम होता था वो बाय पोस्ट होता था। एक विभाग से दूसरे विभाग की जानकारी भी निकलवानी है तो हमें या तो खुद जाना पड़ेगा या तो लेटर लिखना पड़ेगा, और उस लेटर के थ्रू वो क्या होगा, हमें मिलेगा। मतलब कि कुल मिलाकर क्या था कि सारा काम मैनुअली होता था। आपने देखा होगा, आपके पापा गवर्नमेंट जॉब पर होंगे तो उन गवर्नमेंट जॉब में पुराने जमाने में आप पापा को देखते रहे होगे कि वो हर काम कागजों पे होता था। लेकिन आज क्या होता है, आज आपको कोई भी आदेश दिया जाता है तो या तो आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया जाता है, या तो जो उनकी वेबसाइट्स बने हैं, वेब पेजेस बने हैं, उन पर अपलोड कर दिया जाता है। कोई भी नोटिस आप ही ले लो, आपके कॉलेज के लिए आपको अपना रिजल्ट देखना होता था तो आपको कॉलेज जाना पड़ता था, तभी आपको आपका रिजल्ट मिलता था। आज कॉलेज की कोई नोटिस पता करनी है तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता था, नोटिस बोर्ड चेक करना पड़ता था। लेकिन आज सारी जानकारी, सारी चीजें आपको आपके मेल पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपके फोन पर, या फिर आप जो वेब पेजेस बने हैं उस वेब पेजेस पे डाल दी जाती हैं और आप वहां चेक कर लेते हो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। उसी तरीके से सरकार का जितना भी कामकाज होता है वो पेपरलेस करके ऑनलाइन माध्यम से जो किया जा रहा है, सारा मैनेजमेंट जो ऑनलाइन से होता है वो क्या कहलाता है? ई प्रशासन कहलाता है। ई सेवा क्या हुआ? जितनी भी सरकार की सेवाएं चल रही हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नकली खसरा, नकली आपका प्रतिलिपि, आपकी जो नक्शा, ये सारी चीजें जो भी आपकी जुड़ी हुई हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये जो सारी चीजें, जो भी सेवाएं आपको सरकार देती है, वो सारी सेवाएं आपको कहाँ मिल रही हैं? ऑनलाइन रूप से मिल जाती हैं। आपको महीनों, हफ्तों या दिनों में चक्कर नहीं लगाना पड़ता तहसील कार्यालय का या उसका। आप घर बैठे ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा, पेमेंट किया, और उसके बाद आपके पास ऑनलाइन रूप से सारी चीजें आ गई। तो जो भी आपका काम था, जो भी आपकी सारी चीजें थी, वो ई सेवा के माध्यम से आपको मिल गई। काउंसलिंग के लिए जब मैं पढ़ता था तो मेरी काउंसलिंग भोपाल में थी। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की काउंसलिंग करने गया था तो मुझे भोपाल जाना पड़ा था। मतलब कि जब मैं 12th में था तो उस समय मुझे अपनी काउंसलिंग के लिए भोपाल जाना पड़ा फिजिकली रूप से। और आज जो इंजीनियरिंग की काउंसलिंग होती हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन होती हैं। आप घर बैठे सारे डॉक्यूमेंट भरते हो, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, आपको सीट आवंटित कर दी जाती है। तो ये जो सारी सेवाएं हैं, ये सारी सेवाएं जो आपको कभी जाकर मिलती थी वो आज आपको घर बैठे मिल रही हैं, वही क्या कहलाया? ई सेवा। ई शासन ऐसी जगह जहां पे हम प्रशासन भी कर रहे और सेवा भी दे रहे, उन दोनों का जो मिक्सचर मिला, जो मिश्रण हुआ, वो मिश्रण क्या कहलाया? ई शासन कहलाया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटी सी बात करता हूं मनरेगा डिपार्टमेंट की। मनरेगा डिपार्टमेंट में आपका प्रशासन भी चलता है, और मनरेगा डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी के बाद अब आ गई प्रधानमंत्री आवास योजना, नाम बदलकर। उसके बाद
आपको जो ये बनते हैं, आपको रोजगार का पोर्टल है, रोजगार है, तो ये सेवाएं भी दी जा रही हैं और प्लस वहां पर ऑनलाइन रूप से उस विभाग को भी मैनेज किया जा रहा है। तो प्रशासन और सेवा जहां पे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ई शासन कहते हैं। अब ई लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी का मतलब अभी अभी समझाया कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली उस पर हस्तक्षेप कर सको, मतलब जनता का सरकार के साथ हस्तक्षेप या जनता सरकार के साथ मिलकर जो काम करती है उसे ही हम लोकतांत्रिक कहते हैं। आखिर जनता ही तो सरकार को चुनती है, जनता। तो जनता को लगता है कि इस योजनाओं में कोई सुझाव हमें देना चाहिए, वो सुझाव वैलिड है तो सरकार मानेगी, तो उसके लिए हमने सुझाव पोर्टल बना लिया। उसके अलावा जनता को लगता था कि हमारा काम अच्छे से नहीं हो रहा तो हमें ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे शिकायत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब हम ऑफिस का जो चक्कर लगा रहे हैं वो शिकायत करने के लिए नहीं लगा रहे, अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक पोर्टल खोला, शिकायत पोर्टल खोला, उस पर अपनी शिकायत की जानकारी भरी, नंबर भरा और अब सरकार आपसे कांटेक्ट करती है और वो आपको देती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये डेमोक्रेसी है। और यही जो डेमोक्रेसी है इसे ही हम कहते हैं ई लोकतांत्रिक, कि जो भी आपको गलत लगता है उस पर अगर आप आवाज उठा सकते हो तो वो कहलाए, नहीं तो अगर आप आवाज ही ना उठा पाओगे तो फिर तो तानाशाही होगी। तो ई लोकतांत्रिक हो गया। तो अब आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी जो बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ई ब्रांचेस में जो मैंने आपको समझाया उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अब हम आ चलते हैं। तो यहां पर हुआ, सबसे पहले बात हुई ई प्रशासन की। तो ई प्रशासन में क्या हुआ, प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS के द्वारा डेटा रिपोजिटरी का निर्माण। डेटा रिपोजिटरी मतलब क्या होता है, डेटा रिपोजिटरी क्या होता है, डेटा रिपोजिटरी क्या होता है, अगर आपकी बात की जाए तो उसमें जो चीजें होती हैं, मतलब कि कहना चाहिए कि अगर मैं ये कहूं कि आपका सारा डेटा जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड है और आप उस ऑनलाइन डेटा को जो रिकॉर्ड कर कर रखे हो उसको कहीं से भी एक्सेस कर लो, उसके लिए हमने एक मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखा है। वही मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहलाता है, प्रबंधन सूचना प्रणाली। और जो हमारा डेटा होता है वो सरकार का एक नेशनल NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये सरकार का सर्वर होता है। तो किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी गांव का, किसी भी व्यक्ति का जो भी डेटा होता है वो सारा का सारा यहाँ जाके स्टोर होता है और हम जो एक्सेस करते हैं वो यहीं से एक्सेस करते हैं। और इसको मैनेजमेंट करने के लिए जो हमने प्रणाली बना रखी है उसे ही कहते हैं प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS, है ना। फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स आपके हैं, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड हो, चाहे आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड हो, शिक्षा से रिलेटेड रिकॉर्ड हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिकॉर्ड हो जैसे आधार कार्ड, वो सारी चीजों का रिकॉर्ड का हमने क्या करके रखा है, कंप्यूटरीकरण करके रखा है, उसको एक जगह स्टोर करके रखा है कि हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें उसको एक्सेस कर सकें। वो क्या कहलाता है, ई प्रशासन। ई सेवाएं, ई सेवाएं क्या होती हैं, राज्य व नागरिकों के मध्य संबंध स्थापित करना, पहली बात। ऑनलाइन सेवा का प्रावधान जो राज्य सरकार या सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदत्त की जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, ई सर्विस। अब इस पे देखो तो इस पे एक चीज आपको नीचे समझ में आएगी। देखो मैंने लिखा भी है कि जब हम ई प्रशासन और ई सेवा दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, एक जगह लाकर खड़ा कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ई सरकार बन जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ई सरकार निम्नलिखित में से किसका किसका कॉम्बिनेशन है या किसका किसका संयोजन है। तो जब हम एक जगह पर एक डिपार्टमेंट में ई प्रशासन और ई सेवाएं दोनों को मिलाकर रख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ई सरकार कहते हैं। और यही हमारी चर्चा का अगला विषय था। नेक्स्ट, ई शासन, ई गवर्नेंस।
सरकार की रणनीतिक लक्ष्यों, सेवा योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ई शासन। और इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके ये, तो अब आगे तो इसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी। ई लोकतांत्रिक क्या है? समाज के सभी वर्गों को सरकार या शासन में भागीदार बनाना। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, ऑनलाइन सुझाव पोर्टल, ये जो सारी चीजें दी गई, ये क्या कहलाया? आपका ई डेमोक्रेसी कहलाया। और इस पर हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। तो अब इतनी सी जो बात थी, इन बातों को जो मैं अभी इतनी देर से बता रहा हूं, उस पर 1 मिनट विचार कीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं कि जो चीजों को आप लिखने से ज्यादा सुनने पे ध्यान दीजिएगा। आप जब सुनने में ध्यान दोगे तो आप समझोगे, और जब तक आप किसी भी बात को समझोगे नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट लास्ट आपको मेंस के पेपर में लिखना भी है। तो चीजें रटने से ज्यादा आप समझने की कोशिश करो। देखो, क्योंकि ये चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें तो मैं आपको नोट्स के द्वारा अवेलेबल करवा दूंगा। तो जो बातें आपको नोट्स में मिल रही हैं, लिखी लिखाई मिल रही हैं, आप टॉप 100 के बैच में आ जाओगे, ज्वाइन करोगे। उस टॉप 100 के बैच में सारी फैकल्टी जो है वो अपने नोट्स जो आपको लेक्चर में पढ़ाएंगी वो शेयर करेंगी, हैंड रिटन वाले। ऐसा आनंद सर ने आपको बताया था। तो यही इस बैच की खासियत है कि इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। बस आपको जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है उसको ध्यान से सुनना और समझना है। देखो, और दूसरी बात, सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब भी आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, तो आपके मन में एक सवाल हमेशा होना चाहिए कि ये जो टॉपिक सामने वाला हमें पढ़ा रहा है वो क्यों पढ़ा रहा है, उसकी जरूरत हमें क्या है। जब आप ये सवाल अपने मन में रखोगे तो जो सामने वाला पढ़ा रहा है उस पर आपका फोकस बना रहेगा कि आखिर वो बोल क्या रहा है। मैंने कई बार देखा है कि लोग आते हैं, वीडियो लाइक करते हैं और चले जाते हैं, एक क्रम से चीजों को नहीं देखते हैं। भाई, ये जो चीजें आपकी चल रही है ना, ये आपके लिए किया जा रहा है। अगर हम आपके लिए नहीं करना होता तो हम अपने लिए तो पढ़ चुके ये बातों को, हम आराम से इन बातों को पेपर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको यहाँ पर खड़े होकर अपने समय के उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उन चीजों को पढ़ो और सीखो, जानो और समझो। तो 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूं। इन सारी चीजों पे जितना मैंने बताया उस पर आप सोचिए कि क्या चीजें थी वो सही थी, विचार कीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद अब हम बात करेंगे ई प्रशासन का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर डिस्कशन होगा। एक स्ट्रक्चर, एक स्तंभ, एक जो ई प्रशासन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस पे हम डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और भारत में बात करेंगे कि भारत में आखिर ई गवर्नेंस में क्या किया, भारत ने ई गवर्नेंस में क्या क्या किया है। तो अब जो अगला टॉपिक आएगा इसके बाद, आपके 1 मिनट के डिस्कशन के बाद, वो होगा कि भारत ने ई गवर्नेंस में क्या क्या किया है, उस पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, उस पर आप ये सारी चीजें देखें, फिर हम भारत में बात करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये समझा कि प्रशासन होता क्या है। अब हम बात करेंगे, चर्चा का जो हमारा अगला विषय होगा वो होगा भारत और ई गवर्नेंस। जो हमारे रोड मैप का, जो हमारे इस रोड मैप का, ये जो रोड मैप हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, इस पे पहला हमने पढ़ लिया कि ई शासन और उसका परिचय क्या था। अगला जो हम पढ़ेंगे वो अब हम 1 मिनट के विचार के बाद पढ़ेंगे, ई शासन और भारत। तब तक आप विचार कीजिए। अब अपन ने बात कर ली थी परिचय के बाद। अब हम बात करते हैं अपने किसके बारे में, ई शासन में, भारत में, कि भारत ने ई शासन में क्या क्या किया है। अब जब भारत ने ई शासन में क्या क्या किया उस पर विचार करेंगे, तो चलिए फिर से चलते हैं बोर्ड उस पे, नोट्स पे। तो भारत और ई गवर्नेंस, अब भारत ने ई गवर्नेंस में क्या क्या किया इस पर जो चर्चा होगी उस पर ध्यान देंगे। तो क्या है कि भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत जनगणना, चुनाव, कर प्रशासन आदि से संबंधित कार्यों के लिए हुई थी।
मतलब कि पहले जो ई शासन का हमने भारत में जो ई शासन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय 1770 के समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ई शासन को लॉन्च किया तो वो ई शासन को लॉन्च किस लिए किया था कि हम चुनाव करा सकें, हम जनगणना आसानी से करा सकें, हम टैक्स सिस्टम जो है उसको मैनेज कर सकें, और दूसरी बात इनसे संबंधित कार्यों के लिए हुई थी। ज्यादा डिटेल में हम पब्लिक तक नहीं जा रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमें चीजें समझ में आई तो हम उसको क्या किए, पब्लिक को भी जोड़ना शुरू किए, और जब हम पब्लिक में जोड़ना शुरू किए तो अब उसका जो स्वरूप था ई प्रशासन का, वो स्वरूप क्या हो गया, विस्तृत हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो भारत में ई गवर्नेंस को समझें तो निम्नलिखित टाइमलाइन के माध्यम से हम इसके विकास को देख सकते हैं। जो मैंने एक टाइमलाइन बनाई है सन के आधार पर, एक क्रम से, उस टाइमलाइन के आधार पर हम समझते हैं कि भारत में ई गवर्नेंस का विकास किस प्रकार से हुआ और कैसा कैसा चल रहा था। तो अगर इस टाइमलाइन की बात करें तो इस टाइमलाइन में देखो, यहां से ये इस टाइमलाइन की बात करें, हो सकता है कि आपको चीजें बहुत हल्के से समझ में आ रही हो, तो इसके नोट्स आपके ग्रुप पे और चैनल पे डल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। और जिन्होंने टॉप 100 का बैच लिया है उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे बैच में मिल गए होंगे, डल जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे लेक्चर के साथ। सबसे पहले 1970 की बात करते हैं तो 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई। सबसे पहले तो क्योंकि देखो ई शासन का जो मैनेजमेंट और बाकी चीजें देखता है वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट देखता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग आएगा और ये विभाग ही सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो आईसीटी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनको देखेगा। आगे के लेक्चर में इसके बाद ई प्रशासन के बाद, जैसे ही ई प्रशासन कंप्लीट होगा, मैं फिर से एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, उसमें बात करूंगा सुपर कंप्यूटर मिशन। जो भारत का सुपर कंप्यूटर मिशन है उस पर चर्चा होगी। उसके बाद मैं अगली बार जब आऊंगा तो फिर मैं चर्चा करूंगा आईसीटी पे, मतलब मैं कंटिन्यू नए नए टॉपिक जो आपके प्री में जुड़े हैं उन पर चर्चा करूंगा और उस पर डिस्कशन अपन अच्छे से करेंगे। प्री में अगर है तो प्री के हिसाब से, अगर वो मेंस में भी है तो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। साथ में मैं इसमें कंप्यूटर से जनवरी 2020 से लेकर अभी अक्टूबर तक, आज डेट तक, कंप्यूटर के क्षेत्र में जितना भी करंट अफेयर जुड़ा है वो सारा करंट अफेयर भी आपसे डिस्कस करूंगा। बस आपको एकेडमी और मुझ पर फेथ बनाकर रखना है कि जो चीजें आपको मिलेंगी वो द बेस्ट होंगी, और द बेस्ट के साथ बहुत ही कम रेट पर और अच्छे से मिलेंगी। तो अब आगे बढ़ें तो 1970 में क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कर दी गई। अब इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कर दी गई तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी, और उन चीजों के जब समझ में आया तो आगे बढ़े तो 1977 में आए, और 1977 में हमने क्या किया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र बनाया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र बनाया, और उस केंद्र के तहत हमने क्या किया, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले तो हमने एक केंद्र बनाया, एक सेंटर बनाया जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर था, एनआईसी, जहां पर क्या था, किसी भी व्यक्ति का, मतलब भारत की 120 करोड़ जनसंख्या जो है, उन सभी जनसंख्या के, उन सभी लोगों का एक डेटा, चाहे वो एजुकेशनल से जुड़ा हो, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी रूप में जुड़ा हो, उन सभी की जो बात करनी थी वो सारी बात जो थी वो किससे रिलेटेड थी, यहाँ कहाँ स्टोर की गई, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये इंडिया गवर्नमेंट का सर्वर है, यहाँ पर सारा डेटा स्टोर होता है। उसके बाद आगे बढ़ने पर 1987 की बात करें तो 1987 में हमने क्या किया, एनआईसी नेट बनाया। पहले क्या था कि जो हमने एनआईसी सेंटर तो बना दिया था, लेकिन ये एनआईसी सेंटर छोटे छोटे गांव तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम केबल्स बिछानी थी, नेटवर्किंग करनी थी, बाकी सारी चीजें करनी थी। तो ये जो चीजें थी वो सारी चीजें क्या थी,
तो वो कंटिन्यू चलेंगी। उसके बाद तो एनआईसी नेट बनाया गया, जिसके माध्यम से हम सारा कम्युनिकेशन किसमें कर रहे थे, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कर रहे थे। इसके बाद हम बात करें तो 18 मई 2006 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट उठाई है, बाकी सारी डेट जो बीच में थी उसको स्किप किया है क्योंकि उनसे कोई मतलब। सरकार ने क्या किया, 27 परियोजनाओं और 10 घटक वाले एक राष्ट्रीय ई शासन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत उन्होंने ये बता दिया कि अब हमारा जो कौन कौन सा काम ई शासन के अंतर्गत होगा और आप कौन कौन सी सुविधाएं ई शासन में दोगे, और ई शासन में क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशन, बाकी सारी चीजें जो डिस्कशन होंगी वो यही होंगी। अब इसका जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य किस लिए था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किस लिए था, एक मिनट, मैं इसको रफ कर दूं। तो जब ये 2006 में राष्ट्रीय ई शासन योजना आई, उसमें 27 परियोजनाएं रखी गई और 10 घटक रखे गए, छोटे छोटे पार्ट बनाए गए। इसका उद्देश्य था नागरिक व्यापार हेतु सभी सरकारी सेवाओं, आम सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों तक चीजों को पहुंचाना, और यही जो चीजें थी वो क्या चीजें थी, उनको अपन ने क्या बोला, इस उद्देश्य पे। इसके लिए उन्होंने 2 चीजें की, एक बनाया स्टेट डेटा सेंटर, हर सेंटर में जैसे एनआईसी सेंटर था वैसे ही स्टेट राज्य में एक डेटा सेंटर बना दिया गया मेन, और सारे उस राज्य का सारा डेटा उस डेटा सेंटर में गया। जैसे मैं अगर आपको कहूं तो ये मान लो कि ये स्टेट का डेटा सेंटर हो गया, अब इस स्टेट के डेटा सेंटर को सेंट्रल सेंटर से जोड़ दिया गया एनआईसी से। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर हो गया एनआईसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, और आगे यहाँ पर क्या था, एचडीसी बना दिया गया, एचडीसी 1 अलग अलग स्टेट, जितने भी स्टेट है, और इन सबको जोड़ दिया गया। तो जो हमारा डेटा था वो जिले से कहाँ स्टोर होता है, एचडीसी में, फिर एचडीसी से वो कहाँ जाता है, एनआईसी में, और ये जो सारी चीजें थी यही सारी चीजें क्या कहलाई आपकी, एचडीसी सेंटर। और इनको कनेक्ट करने के लिए एक राज्य में जो नेटवर्क बनाया गया कि एक संभाग दूसरे संभाग से, एक जिला दूसरे जिले से, फिर वो जिला एक ब्लॉक से, एक उससे जो कनेक्ट हो रहा था, वो कनेक्शन जो कहलाया वो क्या कहलाया, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। और यही जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क था, इसके लिए हमने क्या ना, और इसको हम एमपी में जब पढ़ेंगे, एमपी का ई गवर्नेंस पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में समझाऊंगा और अच्छे से। उसके बाद 2011 की बात आई तो ई जिला परियोजना को मंजूरी मिल गई कि अब जो ई शासन था उसको अब जिले में बदला गया। फिर 2012 में क्या किया गया, हमने मोबाइल गवर्नेंस की शुरुआत कर दी कि सारे जो एप्स में और जो गवर्नेंस हो रहा था मोबाइल के द्वारा, जैसे ई अटेंडेंस हो गई, ई अपलोडिंग हो गई, डेटा पे फोटो खींचो और अपलोड करो कि आपने कितना क्या काम किया है उसका। और 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई जो ई गवर्नेंस के आधार पर थी। तो आज की जो ये कहानी थी वो यहीं पर रहती है। कल हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पे और मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस का क्या क्या रोल था उसके बारे में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और धन्यवाद।